कहानी है एक ख्याल की। वो ख्याल जो विनय को कई हफ्तों से चैन से जीने नहीं दे रहा था। दिशा के चले जाने का ख्याल, अकेले रह जाने का ख्याल, शायद फिर कभी किसी से प्यार न कर पाने का ख्याल। वो जा रही थी, शायद हमेशा के लिए, और आज की ये मुलाकात शायद उनकी आखिरी मुलाकात थी। हमेशा की तरह विनय वक्त से पहले आकर झील पर उसका इंतजार कर रहा था और किसी तरह अपने अंदर उठ रहे उन अनगिनत ख्यालों से लड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। विनय, हाय। मैंने ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? मुझे तो अब आदत पड़ चुकी है वेट करने की। ओह, तो मतलब मैं ही हमेशा देर कर देती हूँ, राइट? नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी तो बहुत जल्दी कर देती हो, स्पेशली जाने में। दिशा उसका इशारा समझ तो गई थी, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा सुनो, मम्मा को ना मौसी के यहाँ लेकर जाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे मालूम था। क्या? कुछ नहीं। अच्छा तो मिलने क्यों बुलाया तुमने? मैंने बुलाया या तुमने बुलाया? ओहो, मेरा मतलब यहीं क्यों बुलाया? मैंने तो यूनिवर्सिटी वाले सीसीडी में आने के लिए कहा था ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। याद है हम लोग फर्स्ट ईयर में यहीं पहली बार बैच आउटिंग के लिए आए थे, और फिर कुछ महीनों बाद यहीं हमने एक दूसरे का हाथ। ये कहते कहते विनय की आंखें भर आती हैं। शायद दिशा का गला भी भर ही आया था कि उसने खुद को संभालते हुए विनय से कहा, विनय, मैं ये तुम्हारी बुक्स वापस करने के लिए। विनय हैरानी से उसकी तरफ देखता है। यार, वो ना ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा लगेज हो रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें वापस कर दूं, शायद तुम्हारे ही काम आ जाए। विनय चुपचाप उसके हाथ से वो किताबें ले लेता है। सही किया तुमने, कुछ बोझ समय रहते उतार कर फेंक देने चाहिए, उसी में फायदा रहता है। ऐसे क्यों बोल रहे हो विनय? जस्ट दैट कि वहां ये मेरे किसी काम नहीं आएंगी। हाँ, और अगर वहां कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी भी तो शुभम तो हो गए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। What has Shubham got to do with this? Sorry, I can't get into the same discussion again. हाँ, why would you get into the same thing again? अब लाइफ में बेटर ऑप्शंस जो हैं तुम्हारे पास। शुभम का बर्लिन के ही किसी कॉलेज में एडमिशन होना was not in my control, विनय। और शुभम का तुम्हारी फ्लाइट में उसी दिन यहां से रवाना होना, वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा होगा, राइट? You know our families get along really well, damn it. पापा को जब पता चला कि शुभम इज ऑल्सो लीविंग फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन, तो उन्होंने उसके पापा से बात करके साथ में ही टिकट्स बुक करा दी। They felt that I'll be somewhat safe with him. And one second, why am I giving all this explanation to you? You're right. अब मैं हूं ही कौन? दिशा हैरानी से उसकी तरफ देखती है, ऐसे जैसे इस विनय से शायद वो पहली बार मिल रही थी, क्योंकि जिस विनय के साथ उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, कितनी ही रातों में घंटों घंटों फोन पर बातें की थी, एक साथ जिंदगी और प्यार के मायने समझे थे, वो विनय इस विनय जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे विनय। यू नो हाउ मच आई हैव फेल्ट फॉर यू, बट आई डोंट नो कि कब ये। ओह, यू डोंट नो? यही तो तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात है दिशा, दैट यू नेवर गेट टू नो। सामने वाला कितनी तकलीफ में है, कब क्या महसूस कर रहा है, किसी सिचुएशन में कितना अनकंफर्टेबल है, यू नेवर गेट टू नो। आई नो वॉट यूर रेफरिंग टू। मैं पहले भी कितनी बार तुमसे कह चुकी हूं कि कब मेरी बर्थडे पार्टी में वो सब हुआ मुझे नहीं पता चला।
आई वॉज नॉट इवन अराउंड एट दैट टाइम। वही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं चलता, स्पेशली जब बात तुम्हारे दोस्तों और फैमिली की हो। सी, दीदी सिर्फ मजाक कर रही थी तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, एंड वहां सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे, तो उसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। मजाक करने और मजाक बनाने में फर्क होता है दिशा, खासकर किसी की गरीबी पर मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क होता है। आई नो विनय, बहुत फर्क है, और अच्छा हुआ कि धीरे धीरे मुझे ये सारे फर्क समझ में आ गए। विनय चुपचाप उसे एक टक देखता रहता है, जैसे वो पहली बार उस दिशा से मिल रहा था, क्योंकि उसकी दिशा कभी भी उसे उसके किसी भी लिहाज से कम होने का एहसास नहीं दिलाया करती थी। लेकिन आज मानो उसके सामने उसकी दिशा की ही शक्ल की कोई और दिशा खड़ी थी। विनय, एक्चुअली मुझे ये भी रिटर्न करने थे, तो मैं। वो अपनी बात कहते कहते अपने बैग में से कुछ निकालती है, और विनय की नजर उन इयररिंग्स पर पड़ती है जो उसने कई हफ्तों तक अपनी पॉकेट मनी जमा करके दिशा को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। ये भी लगेज को बहुत भारी कर रही होंगी, राइट? ये मेरे मन को भारी कर रही थी। जब खुद कमाने लगोगे तब खूब महंगी वाली लूंगी। ये भी मेरे ही पैसों से आई थी। बचाए हुए और कमाए हुए पैसों में फर्क होता है विनय, और जिन पैसों में से बचाकर तुम ये लाए थे, मैं इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मेरा पूरा घर मेरे बड़े भाई के दहेज में आए हुए पैसों से नहीं चल रहा दिशा। वो खुद भी कमाता है और पापा की पेंशन भी आती है। तभी तो तुम्हारी भाभी पिछले 3 महीने से अपने घर पर रह रही है, राइट? पैसों की इतनी भूख कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अपने ही घर से निकाल दिया तुम्हारे भाई ने। एंड यू नो मेरी कितनी लड़ाई हुई है घर पे इस बात को लेकर। आई नो, बट उससे हुआ क्या? वो आज भी वहीं की वहीं है। तुम्हारी लड़ाई से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता विनय। फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फर्क है दिशा। मुझ में और मेरे भाई में बहुत फर्क है। एक ही पौधे के 2 फूलों में कितना फर्क हो सकता है विनय? है तो आखिर एक ही मिट्टी के फूल ना। विनय दिशा की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, लेकिन फिर एक गहरी सांस भरकर उससे पूछता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं भी अपने भाई की तरह एक दिन ऐसी किसी हैवानियत पर उतर आऊंगा, राइट? विनय, इट्स नॉट अबाउट योर भाई और माई दीदी और शुभम। इट्स जस्ट दैट वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्लेसेस, एंड मुझे नहीं लगता कि चाहे सही के लिए ही तुम कभी भी लाइफ में कोई स्टैंड ले पाओगे। मैं स्टैंड नहीं ले पाऊंगा? अपने घर की हालत को इग्नोर करके मैंने सीए की प्रिपरेशन शुरू की क्योंकि तुम्हें लगता था कि ये मेरे लिए बेस्ट होगा। मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, बट आई डिड दिस फॉर यू। प्लीज विनय, किसी और से तो नहीं, तो कम से कम अपने आप से तो सच बोलना सीख लो। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि एक बार सीए बनने के बाद तुम 5 साल में वो स्टेटस अचीव कर लोगे जो कोई नॉर्मल अकाउंटेंट अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकता? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि फैमिली से अलग एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए योर बेस्ट चांस इज दिस सीए अपॉर्चुनिटी? तो ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। तो मतलब मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? बिल्कुल किया, एक फ्रेंड के नाते किया, जो शायद मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत किया है। बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर क्या स्पेशल किया है तुमने? ओह, स्पेशल? या स्पेशल, मैंने कहा था यू मस्ट लर्न जर्मन, ताकि हम दोनों फाइनल ईयर के बाद स्कॉलरशिप लेकर शायद एक साथ जर्मनी जा सके। सीखी? नहीं। मैंने कहा था कि प्लीज अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाकर खुद को ऑर्गेनाइज करना सीख लो। सीखा? नहीं। और मैंने तो ये भी कहा था कि कुछ और नहीं तो अपनी हेल्थ के लिए कम से कम स्विमिंग सीख लो। सीखी? स्विमिंग की बात सुनकर अचानक ही विनय की हंसी छूट जाती है, क्योंकि इस बात को लेकर न जाने पहले भी कितनी ही बार वो दोनों बच्चों की तरह लड़ चुके थे, और उसे अचानक से हंसता देखकर दिशा भी हंसने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में उसी तरह देखते हैं जैसे कॉलेज के वक्त हमेशा की नोकझोंक के बाद एक दूसरे को देखा करते थे। तुमने सीखी क्या? स्विमिंग? नहीं, बर्लिन जाकर सीखूंगी। ना, आज ही सीखोगी। मतलब
उसे डूबता देखकर विनय को एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। वो कुछ देर तक चिल्लाती है, छटपटाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हिम्मत हारने लगती है। हेल्प! Somebody please help! बचाओ! बचाओ! उसके साथ साथ वो उन किताबों और इयररिंग्स को भी उस पानी के सुपुर्द कर एक लंबी गहरी सांस भरता है और अपनी आंखें बंद करके वहीं ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। लेकिन फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया। उसे ख्याल आता है कि वो तो अपने भाई से भी बड़ा हैवान निकला, खत्म कर दिया उसे, जिसे शायद इस जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। वो बेचैन होकर जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगता है। दिशा, दिशा, कोई है, कोई है यहाँ, दिशा। वो अपनी पूरी ताकत से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। काश उसने स्विमिंग सीख ली होती तो शायद वो आज वाकई में दिशा के लिए कुछ स्पेशल कर पाता। दिशा, दिशा। खूब रोने और खुद को कोसने के बाद वो पानी के करीब जाकर उसे गौर से देखता है, शायद दिशा के साथ साथ खुद को भी खत्म कर देने के ख्याल से। अपने जीने की सबसे बड़ी वजह को खत्म कर देने के बाद वैसे भी अब उसके लिए बचा ही क्या था। वो धीरे धीरे अपने कदम पानी की तरफ बढ़ाना शुरू करता ही है कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। विनय, हाय। मैंने ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? वो उसके सामने खड़ी थी, इस बार शायद हकीकत में। मुझे तो अब आदत पड़ चुकी है वेट करने की। और अब की बार विनय की आंखों से बहते हुए उन आंसुओं के साथ शायद उसके वो सारे ख्याल भी बह गए थे। बसंत की जब वो चली हवाएं, इत्र सी महकी वो सारी फिजाएं, लगा यूं के कैद हूं आगोश में तेरे, जैसे उलझी हो तेरी बाहों में मेरी बाहें। वो एक झोंका जो गुजरा कांधे से होकर मेरे, यूं लगा जैसे तेरी सरसराहट सी आई। फिर देखा पलटकर तो समझाया खुद को, तू तो नहीं आई, बस तेरी आहट सी आई। उषा पहर की किरणें जो फूटी, अंधेरों से उबरी मायूसी भी टूटी। हुआ रोशन हर मंजर मानो इस कदर, जैसे हंस पड़ी हो तू कई दिन की रूठी। वो धूप जो पड़ी माथे पर मेरे, यूं लगा जैसे तेरी मुस्कुराहट सी आई। फिर खुली जो आंखें तो समझाया खुद को, तू तो नहीं आई, बस तेरी आहट सी आई। पूस की चली जब वो सर्द हवाएं, लगी सीने को चीरने वो जालिम फिजाएं। एक ये जवा दिल उस पर उम्र भी कुछ ऐसी, दर्जनों लिहाफ भी बेअसर पड़ते जाएं। तेरे हाथों से बुने स्वेटर को जो पहना, यूं लगा जैसे तेरी गर्माहट सी आई। फिर देखी वो अपनी बाहें जो सूनी, तो समझाया खुद को, तू तो नहीं आई, बस तेरी आहट सी आई। तू नहीं आई, बस तेरी आहट ही आई।
कहानी है एक रसोई की। वो रसोई जो दिन भर की उठापटक और तड़के सीटियों के बाद अब रात होते होते काफी खामोश हो चुकी थी। रसोई की मालकिन और इस घर की भी मालकिन इप्शिता रात का खाना खाकर अपने बिस्तर में चैन की नींद लेने पहुंच चुकी थी। उस सर्द रात में डबल रजाई में दबी इप्शिता के चेहरे पर आज एक अलग ही रौनक थी, क्योंकि एक तो कल शनिवार की छुट्टी थी और दूसरा कि उसके पतिदेव श्रीमान रक्तिम बनर्जी अपने 2 हफ्ते के बिजनेस टूर के बाद कल सुबह की फ्लाइट से घर वापस आने वाले थे, जिनके आने की खुशी में इप्शिता ने डिसाइड किया था कि वो उन्हें उनका फेवरेट स्पेनिश चीज ऑमलेट बनाकर खिलाएगी, जिसके लिए उसने सोने से पहले ही अंडों को फ्रिज से निकालकर बाहर बोल में रख दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उन अंडों के चक्कर में आज रात उस रसोई में क्या भुर्जी पकने वाली थी। इप्शिता की आंख लगे अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि खिड़की की कुंडी पर टंगे कपड़े ने झल्ला कर कहा, लो जी, चली गई मैडम अपनी रजाई में, मुझे यहाँ खिड़की पर ठंड से मरता छोड़कर। तो तेरे को भी क्या डबल रजाई में दबाकर सुलाएगी वो? ओ बाटल पाजी, रजाई में सुलाना तो छड्डो, कम से कम रात को मुझसे गीले हाथ तो ना पोछा करे। और चलो हाथ पोछ भी लो, लेकिन उसके बाद ऐसी खुली खिड़की पे टांग के तो मत जाओ, वो भी इतनी ठंड में। लो, हो गया शुरू इसका ठंडी रोना। ये कौन बोला? मैं बोला। मैं कौन बे? अबे यहाँ नीचे देख। ये अंडा बोल रहा है क्या? क्यों, तू बोल सकता है तो मैं नहीं बोल सकता? हाँ बोल, जितना बोलना है बोल बेटा। वैसे भी एक और रात का मेहमान है तू और तेरे भाई बंधु, कल सुबह तक तो तवे पे चढ़ ही जाना है। हाँ चढ़ जाएंगे, लेकिन किसी का पेट भर के जाएंगे। तेरी तरह कल भी यहाँ खिड़की पर लटक के अपना ठंडी रोना नहीं रो रहे होंगे। ये ज्यादा हो रहा है अब। जुम्मा 4 घंटे हुए नहीं तो मेरे रसोई में आए हुए, और यहाँ के असली मालिकों से पंगा। मालिक, हालत देखो जरा मालिक की, टंगे झूल रहे हैं एक हाथ पे बाबूजी। वे जुबान संभाल के अंडे। वजन संभाल के कपड़े, ज्यादा बोलेगा तो यहीं से फूंक मार के गिरा देंगे। कपड़ा बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर उस बोल को आवाज देता है जिसमें चैन से बैठकर अंडे उसके मजे ले रहे थे। बॉली भाई। हाँ कपड़ा भैया। तू देख रही है ना क्या बकवास कर रहे हैं? अरे मेरा बस चलता तो एक ठुमके में इन्हें नीचे कर देती, लेकिन मैडम इस प्लेटों को जो लिटा गई मेरे सर पे। तो प्लेट कौन सा रोक रही है तुझे? लगा ठुमका और कर दे हमें नीचे। तुझे तमीज से बात कर बे। एक तो मैं यहाँ खुद ठंड में मर रही हूँ और मुझ में ही चौड़ा होकर बैठकर मुझे हूल दे रहा है। चल दी हूल, अब बता क्या करेगी? कपड़ा भैया देख रहे हो इसे? तू फिक्र मत कर बाउली, इन चूजों को तो अपनी ताकत अब दिखानी पड़ेगी। अरे वो तो चूजे बन नहीं पाए, तब इतनी गर्मी आ रही है इनमें। हाँ सोच, अगर बन जाते तब क्या हाल करते तेरा? तेरा तमीज से बात कर बे। ओ यार, तुम लोग भी क्या रात के 1 बजे तमीज का तंबूरा बजाने बैठ गए? और सो जाओ आराम से। बाटल पाजी, अब सोना नहीं है, इन्हें सुलाना है, मौत की नींद। ओह, वी आर स्केर्ड। ओ यार अंडे, तू भी बस कर जाना यार, क्यों फालतू के पंगे ले रहा है भाई? पंगे इस कपड़े ने शुरू किए पाजी, और प्लीज आप बीच में ना पड़ो इस बोली बाई की तरह। बेटा बीच में तो तुम पड़े हुए हो, वो भी मेरे। पड़े हैं और पड़े रहेंगे, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। देख रहे हो पाजी इनकी बदतमीजी, एहसान फरामोश साले। देख भाई अंडे, बात यहीं खत्म कर और चुपचाप सो जा, वरना बॉली बाई की सरक गई ना तो इधर उधर सरक के कुछ भी कर देगी। पाजी बोली बाई को छोड़ो, कर तो आप भी कुछ नहीं सकते। और तेरी भैन दी साले, मैं तेरे को बच्चा समझ के बात कर रहा हूं और तू। ओ पाजी, क्यों ऐसे भड़क के अपना बीपी बढ़ा रहे हो? अब ये बोलने का नहीं, इनका सर खोलने का टाइम है। ओ इतना आसान है सर खोलना? जरा आप बाहर हवा देखो कितनी तेज चल रही है। तो तू हवा से इनका सिर खुलवाएगा क्या? ओहो नहीं, थोड़ी सी और तेज हवा चलते ही मैं खुद को ढीला छोड़ दूंगा और फिर उड़ के टाइगर श्रॉफ की तरह आपको एक फ्लाइंग किक मारूंगा। बस आप गिरोगे मिस प्लेटो पर, मिस प्लेटो गिरेंगी स्लैब पर, और ये साले कमीने गिरेंगे सीधा फर्श पर। ओ टाइगर श्रॉफ, ये जो बीच में तेरा बाप बैठा हुआ है इसको कौन समझाएगा? कौन? जग्गू दादा? हाँ। अरे उनकी टेंशन मत लो,
देखो क्या मस्त नींद ले रहे हैं। जब तक उन्हें कुछ पता लगेगा कि हुआ क्या, तब तक तो इन चूजों की भुर्जी बन चुकी होगी। नींद नहीं ले रहा हूं शाणे, बस आंखें बंद करके तेरा घटिया प्लान सुन रहा हूं। क्या तो दादा फिर हो जाए? तेरे कान के नीचे एक उल्टे हाथ का हो जाए? क्या दादा? जग्गू दादा, इनकी बात मत सुनना, इनके चक्कर में हम दोनों डेंट खा जाएंगे। ओए प्लेटो, तू बीच में मत पड़, चुपचाप ऊपर पड़ी रहे बस। ऊपर हूँ तभी ऊपर की सोचती हूँ। तुम लोगों की उठापटक के चक्कर में जो बेचारी मालकिन की नींद खराब होगी, उसका ख्याल किसी को नहीं आया ना। हाँ, आई पड़ी बेचारी मालकिन की चमची, चम्मचों के साथ रह रहकर एकदम बढ़िया से चाटना सीख गई है प्लेटो। एक कुछ भी मत बोल बाउली, इतनी अच्छी मालकिन मिली है, अपना इतना ख्याल रखती है, कैसे चमका के साफ रखती है अपने को, उसके बाद भी साला तुम लोगों की चिकचिक खत्म नहीं होती। साफ इसलिए रखती है ताकि उसकी खुद की सेहत बनी रहे, हम लोगों को गंदा रख के मरना है उसे। और दादा अगर हमसे इतना ही प्यार होता तो कम से कम इस जनवरी की ठंड में हमें गर्म पानी से तो साफ किया करती, पर नहीं जी, टंकी में रात भर जमे ठंडे पानी में ही निचोड़ देती है मैडम। अभी कुछ शर्म खाओ तुम लोग। वो बेचारे कुकर सेट को देखो, कैसा रात भर ठंडे पानी से भरा रहता है, लेकिन ऐसा कभी साला तुम लोगों की तरह बवाल नहीं मचाया। अरे वो दिन भर सीटी बजा बजा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल तो लेता है, मुझे बताओ मैं क्या बजाऊं? कुछ मत बजा और चुपचाप बैठी रहे। तेरे बजाने के चक्कर में अगर मैं बच गई ना, तो चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला उठा दूंगी। अब तू मोहल्ले को क्या, शहर को भी उठा लेगी ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब तो हम इंतकाम लेकर ही दम लेंगे। और दादा आप किसकी साइड ले रहे हो? ये औरत गर्मियों में रात भर आप में पानी भर के सुबह को पीती है, वो समझ में आता है, लेकिन सर्दियों में भी आपको चैन से बैठने नहीं देती, गमलों में पानी डालने के लिए यूज करती है आपको। अभी अपन क्या ही बोले, साला एकदम खिसक गई है तुम लोगों की। हाँ दादा खिसक गई है, और अब ये खिसकी खोपड़ी इन अंडों को नीचे खिसका कर ही चैन लेगी। बिल्कुल कपड़े, ये सब बातें छोड़ और अब बाहर की हवा तेज होने के लिए तैयार हो जा। अपन इतना भी हल्का नहीं है बाटले कि तेरे एक ही झटके से फ्लैट हो जाएगा। दादा इस वक्त मेरे अंदर थोड़ा सा पानी और बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, और आप हो खाली, तो आज का झटका आपसे संभलेगा नहीं। दादा आप फिक्र मत करो, देखना ये लोग हवा तेज होने का इंतजार करते करते ही सो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरी जान, प्लान ए से ज्यादा बेटर हमेशा प्लान बी होता है कपड़ा भैया के पास। मतलब कि अगर बाहर की हवा तेज नहीं भी हुई ना, तो मैं अंदर ही आंधी चलवा दूंगा। लो और नई बात सुनो, अब अंदर ही आंधी चलवाएंगे नेताजी। ए अंडे शाणे, बहुत हो गया तेरा। हाँ चुप बैठ अभी एकदम, तेरे चक्कर में वैसे इतना बवाल हो गया अभी इधर। कपड़ा भैया बस, अब बहुत हो गया, तुम करो अपना प्लान भी एग्जीक्यूट। बावली मत बन बोली, इन अंडों को तो कल सुबह मरना ही है, तो ये ऐसे ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालकर हमारे मजे ले रहे हैं बस। ओए तभी तो इन्हें मजा चकाना है। अब कपड़े तू कर जो तूने करना है। जी पाजी, 1 मिनट दो बस। छिपकली, ओ छिपकली। सभी लोग हैरानी से ऊपर दीवार पर बैठी छिपकली की तरफ देखते हैं। तू छिपकली को क्यों बुला रहा है? लगता है छिपकली से चलवाएंगे आंधी। हाँ बेटा, छिपकली से ही चलवाऊंगा, तू देख अभी। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे मुंह में कोई कीड़ा मच्छर दबाया होगा इसने, रुको मैं बात करता हूँ। छिपकली मेरी बात सुन, याद है पिछली दिवाली पर जब किचन की सफाई के वक्त तुझे झाड़ू पड़ी थी, तो मैंने तुझे कैसे कैच करके बचाया था, और तूने कहा था कि जब भी मुझे कोई जरूरत होगी तू पक्का हेल्प करेगी मेरी। तो देख आज टाइम आ गया, तू कैसे भी करके डाइनिंग एरिया का फैन ऑन कर दे बस, और फिर देख मैं क्या कर। कपड़ा अपनी बात अभी पूरी भी नहीं कर पाता कि छिपकली तपाक से फैन के स्विच पर कूदकर उसे ऑन कर देती है, और बस फिर शुरू होती है डाइनिंग एरिया में आंधी। ए भिड़ू तू पागल हो गया क्या? इतनी ठंड में पंखा चलवा दिया तूने। बहुत बढ़िया कपड़ा भैया, ये हुई ना कुछ बात। थैंक्स बाउली। बादल बाजी आप तैयार हो जाओ, मैं किसी भी टाइम उड़ के आपको किक मारूंगा। कपड़ा पागल मत बन, हम सब मुंह के बल गिरेंगे, बता रही हूँ मैं। कपड़ा भैया इसकी बात मत सुनो, तुम बस एक्शन हीरो की तरह बाटल पाजी को किक मारो, ताकि कुछ ही सेकंड्स में ये अंडे मुझे फर्श पर फूटे हुए नजर आए। हाँ कपड़े, पूरे जोर से हुन्नी छड़ना है नानो। ओ पाजी, हवा तेज होगी, आई एम कमिंग। अरे आजा फिर। ओ पाजी। 3, 2, 1 ओए
बोलीबाई टूटकर बिखर चुकी थी। अंडे फर्श पर तो नहीं, लेकिन हां, मिस प्लेटो के ऊपर फूटकर इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। और कपड़ा भैया, बाटल सिंह और जग्गू दादा उस सर्द रात में फुल स्पीड पर चलते पंखे के नीचे पड़े अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन हर काली रात की तरह इस रात की भी सुबह होनी ही थी। और सुबह होते ही जब ईप्सिता अपने कमरे से बाहर आई, तब वहां का नजारा देखकर एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। लेकिन उसने फौरन डाइनिंग एरिया का फैन ऑफ करके सबसे पहले प्लेट में फूटे हुए अंडों में से उनके छिलकों को अलग किया और एक चैन की सांस ली। फिर कपड़ा, बाटल और जग्गू को साफ करने के लिए उन्हें ठंडे पानी में भिगोया और फिर बोलीबाई के पार्थिव शरीर को समेटकर डस्टिंग पैन के हवाले कर दिया। वैसे उसे यह अब तक भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे, लेकिन उसने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालते हुए रक्तिम के लिए स्पेनिश चीज ऑमलेट तैयार किया और फिर नहाने चली गई। सुबह की रोशनी के साथ अब उस रसोई में ऑमलेट की खुशबू भी भर चुकी थी। लेकिन बीती रात जो कुछ भी वहां हुआ वो किसी तरह उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी और शायद अपने अंदर रखे हर सामान को बस एक ही बात समझा रही थी कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर अंडे नहीं उछाला करते। कहानी है एक बोझ की। वो बोझ जो अब अर्जुन को अपनी एक एक सांस में महसूस होने लगा था। घर वालों की टूटी हुई उम्मीदों का बोझ, अपनी नाकामी का बोझ, दुनिया की नजरों और बातों का बोझ। आज से करीब 5 साल पहले जब अर्जुन इस शहर में एक आईपीएस ऑफिसर बनने के ख्वाब से आया था, तब भी यह बोझ मौजूद था, लेकिन बहुत हल्का। सिर्फ उतना जितना शायद हम सब ने कभी ना कभी एक नई शुरुआत करते वक्त महसूस किया होगा। लेकिन 5 सालों तक लगातार यूपीएससी एग्जाम क्लियर ना कर पाने के बाद अब वो बोझ इतना भारी हो चुका था कि अब उसके तले अर्जुन को अपनी सांसें टूटती हुई नजर आ रही थीं। पिछले साल इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इस साल जरूर मेरिट में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन इस बार तो वो प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाया। अभी बस 10 मिनट पहले ही जब उसने अपना रिजल्ट चेक किया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में उसे नजर आने लगे वो बीते 5 साल, वो पिता के मेहनत से कमाए पैसे, वो बिकती हुई गांव की जमीन और वो सब कुछ जो उसके परिवार ने उसके आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने में हमेशा हमेशा के लिए झोंक दिया था। वो सब कुछ जो अब कभी भी उन्हें वापस नहीं मिलने वाला था। वो बस एक टक अपने फोन को देखे जा रहा था, इस उम्मीद से कि शायद अचानक ही किसी पल उसमें घर फोन करके बताने की हिम्मत आ जाए कि वो फिर एक बार फेल हो गया, फिर एक बार हार गया। लेकिन नहीं, शायद उसमें फिर एक बार एक हारे हुए सिपाही की तरह घर वापस लौटने की हिम्मत नहीं बची थी। जीत हासिल करने से ज्यादा हिम्मत हार स्वीकार करने में लगती है और अर्जुन 5 साल से हार स्वीकार करते करते अब थक चुका था, टूट चुका था। लेकिन हार की भी एक खूबसूरती है, वो अभिमान को तो चोट पहुंचा सकती है लेकिन स्वाभिमान को नहीं। और शायद इसीलिए उसके जहन में भी वही ख्याल आया जो हर हारे हुए स्वाभिमानी सिपाही के मन में कभी ना कभी आता है, सर झुकाकर लौटने की जगह अपना ही सर कलम कर देने का ख्याल। हां, मौत ही अब एक रास्ता बची थी इस बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। उस पल में उसे ऐसी हारी हुई जिंदगी से मौत कई गुना भली दिखाई दे रही थी और उसने तय कर लिया कि वो घर पर एक आखिरी मैसेज भेजकर खुद को
और अपने घर वालों को हमेशा हमेशा के लिए इस बोझ से मुक्त कर देगा। पापा, मुझे नहीं पता कि इस मैसेज को किस तरह शुरू करूं, लेकिन आज बात शुरू करने से ज्यादा बात खत्म करने की है। पिछले 5 सालों में आपने मेरे सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी सारी सेविंग्स, फंड्स, यहां तक कि गांव की जमीन भी। लेकिन मैंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। पापा, आपको याद है जब मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था, तब आपने मुझसे कहा था कि बेटा, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब किस्मत अपने आप वो सब कुछ देगी जिसके तुम काबिल हो। मेरा वक्त, मेरी किस्मत, मेरी काबिलियत, अब ये सब खोखली बातें लगने लगी हैं पापा। पिछले 5 सालों में मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया इस तैयारी में। कोई और इस बात का गवाह हो या ना हो, लेकिन मैं जानता हूं पापा कि मैंने इस पूरी जी जान से मेहनत की है। लेकिन आज मैं हार गया, और अब मुझ में आपसे या मम्मी से नजरें मिलाने की जरा सी भी हिम्मत नहीं बची है। मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी पिता अपने बेटे की अर्थी का बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन पापा, एक हारे हुए नालायक बेटे की नाकामी का बोझ उठाना भी हर पिता के बस की बात नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और बस ये मैसेज भेजकर अर्जुन ने फौरन ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और सोचना शुरू किया कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे इस मनहूस जिंदगी से आसानी से पीछा छुड़ाया जा सके। पास में ही रेलवे ट्रैक है, वहीं जाकर लेट जाता हूं। रात का वक्त है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। लेकिन फिर उसे फौरन ही याद आया जब बचपन में एक बार अपनी स्कूल बस से उसने ऐसे ही ट्रेन से कटे एक आदमी के आसपास खूब सारे लोगों की भीड़ जमा देखी थी। लोग बता रहे थे कि ट्रेन से कटने के बाद उसका धड़ कई दूर तक छटपटाकर भागा था। शायद उस वक्त उसे समझ में आ रहा था कि उसकी इस तकलीफ के सामने उसके पहले की तकलीफें तो कुछ भी नहीं थी। नहीं, ये तो बहुत दर्दनाक होगा। ये नहीं हो पाएगा। क्यों ना पंखे से लटक कर। उसने जैसे ही पंखे के बारे में सोचा तो उसकी नजर उसके कमरे की छत पर टंगे पंखे पर पड़ी, जो बेचारा किसी इंसान का तो छोड़ो, अपना ही भार उठाने के लिए भी नाकाबिल था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ज्यादा देर तक फुल स्पीड पर चल गया तो वैसे ही नीचे बैठे इंसान पर गिरकर उसका राम नाम सत्य कर देगा। चूहे मारने की दवाई खा लेता हूं, बाथरूम में रखी है, कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन तकलीफ बहुत होगी, और अगर मैंने तकलीफ में ज्यादा शोर मचाया या किसी से मदद मांग ली और उसने मुझे बचा भी लिया, तब तो अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस भी पड़ जाएगा यार। अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर अपने कमरे की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और बाहर रात की रोशनी में जगमगाती बिल्डिंग्स को देखने लगा। बिल्डिंग, इतनी सारी बिल्डिंग है इस शहर में, किसी भी बिल्डिंग से जाकर कूद जाता हूं। 20-25 फ्लोर से गिरने के बाद बचने का कोई चांस ही नहीं है, और ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, जैसे अविनाश के भैया को नहीं हुई थी जब छत पर होली खेलते हुए उनका पैर फिसल गया था। वो तो केवल 3री मंजिल से गिरकर ही चले गए थे। मैं अगर किसी हाई राइज सोसाइटी के टेरेस से कूद जाऊं तो कुछ सेकंड्स में कहानी खत्म। तो बस हाई राइज सोसाइटी की टेरेस। उसने फैसला कर लिया कि पास ही किसी हाई राइज सोसाइटी में जाकर अपनी कहानी पर पूर्ण विराम लगा देगा, और बस वो निकल पड़ा अपने पीजी के सबसे नजदीक की एक हाई राइज सोसाइटी की तरफ। वही सोसाइटी जहां वो सोचता था कि एक दिन कभी उसका अपना एक फ्लैट होगा। लेकिन चलो फ्लैट ना सही, कम से कम मरने के लिए एक छत तो वहां मिल ही जाएगी। बस यही सोचकर वो तेजी से सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। हाँ भाई, कौन? जी? हाँ जी, कहां जा रहे हो? अंदर जा रहा हूं। किस काम से? अरे, सोसाइटी में अंदर नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए यहाँ या तो अपना फ्लैट होना चाहिए या जिनके पास फ्लैट है उनसे कुछ काम होना चाहिए। हाँ तो मुझे भी काम है। किससे? वो माथुर साहब से। माथुर साहब का फ्लैट नंबर याद नहीं आ रहा है। माथुर साहब का फोन नंबर? फोन नंबर को याद करके रखता है क्या भला? अपने फोन में देखकर बताओ। अर्जुन समझ गया कि गार्ड उसे ऐसे ही अंदर नहीं जाने देगा। जब तक वो अपनी जेब से अपना स्विच्ड ऑफ फोन बाहर निकालता, गार्ड गुस्से में तनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फोन निकाल अपना। निकाल? देखिए आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। तमीज? छोरों के साथ कितनी तमीज से बात करनी चाहिए पता है मुझे। ओए सतपाल, मेरा डंडा लेकर आ जरा। देखिए 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 मेरी बात सुनिए, मैं आपको सच बताता हूँ। बता। मैं बस एक बार अंदर जाकर ये देखना चाहता था कि इतनी बड़ी सोसाइटी में जाकर कैसा लगता है। जैसे पहले कभी तुमने ऐसी सोसाइटी देखी ही ना हो। अच्छे भले घर के लड़के लगते हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? सच बताओ क्या करने आए थे यहाँ? अरे मैं सच ही बोल रहा हूँ। देखो, इससे पहले कि मैं यहाँ तुम्हारी फोटो खींचकर सारे नोटिस बोर्ड पर लगवा दूं, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। ओके 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 ओके, सॉरी, मैं जा रहा हूं। और अर्जुन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और उसने ये तय कर लिया कि अब किसी भी सोसाइटी में घुसने की गलती नहीं करेगा। लेकिन सोसाइटी में नहीं जाऊंगा तो फिर जाऊंगा कहां से कूद कर इस जहन्नुम से जिंदगी से छुटकारा पाऊंगा? कैसी दुनिया है ये, ना ही चैन से जीने देती है और ना ही चैन से मरने। दुनिया और अपनी किस्मत को कोसते हुए अर्जुन सड़क पर चलता जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर पड़ी, जो कि काफी ऊंची थी। और सबसे बड़ी बात, वहां उससे इंक्वायरी करने के लिए कोई गार्ड तो छोड़ो, एक चिड़िया का बच्चा भी मौजूद नहीं था। बिल्डिंग लग तो खाली रही है, लेकिन ऐसे कैसे एकदम खाली है? अगर कोई भूत वूत का चक्कर हुआ तो? अरे तो मुझे कौन सा जीना है? अच्छा है, भूत को देखते ही हार्ट अटैक आ जाएगा, जान छूटेगी। अर्जुन थोड़े से डर और कुछ भारी कदमों के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा और उसने देखा कि बिल्डिंग के सामने सिर्फ एक सिगरेट का खोखा है। वो चुपचाप खोखे पर बैठे लड़के से नजरें बचाकर बिल्डिंग में घुस गया और भगवान का नाम लेकर ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। हे भगवान जी, किसी तरह मुक्ति दे दो बस। कितनी तो सीढ़ियां हैं यहाँ। और किसी तरह भगवान का नाम लेते लेते वो ऊपर टेरेस पर पहुंच गया। करीब 5 मंजिल हैं, मरने के लिए काफी है। उधर जाकर देखता हूं कितनी ऊंचाई है। उसने झांक कर देखा तो उसे अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ नजर नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि यहां से नीचे गया तो सीधा ऊपर का रास्ता पकड़ लेगा। उसने छत की बाउंड्री पर चढ़कर एक गहरी सांस ली और एक आखिरी बार मन ही मन उनसे माफी मांगी जिन्होंने ये जीवन दिया था। मम्मी, पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर वाकई में बार बार जन्म लेने वाली बात सही है तो अगली बार आकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। फिर मिलेंगे। अर्जुन की एक लंबी चीख के बाद वहां अब एक गहरी खामोशी छा गई, मानो एक पल के लिए वहां सब कुछ थम सा, सहम सा गया था। लेकिन फिर अचानक से वहां कुछ सरसराहट हुई। अरे ये क्या? अर्जुन तो सिंगल पीस में मुंह के बल लेटा हुआ था। ये क्या हुआ? उसने अपने आसपास देखा तो समझ में आया कि वो सीधा वहां नीचे पड़े मिट्टी के ढेर पर जा गिरा है, जो कि अंधेरे की वजह से उसे ऊपर से नजर नहीं आया था। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगा। कितनी हिम्मत जुटाकर उसने कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन भगवान न जाने उसकी कौन सी परीक्षा ले रहे थे। वो अपने कपड़े और मुंह झाड़कर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आसपास इतना अंधेरा और कूड़ा करकट था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह वो बिल्डिंग के सामने वाली रोड पर आ जाए।
उस अंधेरे में उसे घबराहट होने लगी थी और वो किसी तरह अफरा तफरी में वहां से निकलने की कोशिश करने लगा कि अचानक उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वो धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई और वो किसी तरह अपने पैर को छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, कोई रस्सी, कोई बेल या फिर किसी का हाथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतियो लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतियो लोक उजागर। वो अपना पैर छुड़ाने ही वाला था कि उसे समझ में आया कि वो शायद किसी बैग की स्ट्रैप में उलझा हुआ है। ये तो कोई बैग, इतना भारी भरकम बैग कौन पागल फेंक गया यहां? वो बस खुद को आजाद करके भागने ही लगा था कि अचानक उसके मन में फिर से वही सवाल आया। इतना भारी भरकम बैग कौन पागल फेंक गया यहां? एक बार खोल कर देखो क्या? पागल मत बन अर्जुन, अगर यहीं कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ना तो 12 के भाव जाएगा। अबे लेकिन मैं तो आया ही मरने था, तो मुझे क्या टेंशन। और बस वो बैग को बिल्डिंग के सामने से आ रही रोशनी की तरफ खींचकर ले आया और फिर एक बार भगवान का नाम लेकर उसने उसे खोलना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतियो लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतियो लोक उजागर, जय हनुमान। ये क्या? वो बैग तो 2000 के नोट से ठसाठस भरा हुआ था। हनुमान जी, ये क्या? उसने ऊपर के नोट्स हटाकर देखा तो नीचे भी उसे वैसे ही 2000 के नोट्स नजर आए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे, खुशी से चिल्लाए, झूमे, नाचे, गाए, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कितना पैसा होगा ये? 50 लाख? 1 करोड़? ज्यादा भी हो सकता है। इतने बड़े बैग में इतने सारे 2000 के नोट। हे भगवान जी, ये क्या कर दिया आपने? अब इस पैसे को लेकर मैं जाऊं कहां? घर जाऊंगा तो पापा इस हराम की कमाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वापस जाकर पीजी में रखा तो किसी ना किसी को पक्का पता चल जाएगा। किसी दोस्त के यहां रखा तो बात इधर उधर फैल जाएगी। और तभी अचानक से उसे याद आया कि वो तो पहले ही घर पर अपना आखिरी मैसेज यानी सुसाइड मैसेज भेज चुका है। क्यों ना मैं इस बैग को लेकर हमेशा के लिए यहां से दूर चला जाऊं। मरने के बाद भी तो मैं सबसे दूर ही जाने वाला था, तो क्यों ना इस शहर से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। इतने पैसे बहुत हैं एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, और रही बात मम्मी पापा की, तो वहीं से किसी ना किसी तरीके से उन्हें पैसे भेज दिया करूंगा। वो अभी अपने ख्यालों की उधेड़ बुन से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे दूर से एक ऑटो रिक्शा के आने की आवाज सुनाई दी। उस सुनसान सड़क पर इतनी रात को एक ऑटो रिक्शा का मिलना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो फौरन बैग उठाकर ऑटो रिक्शा को रोकने के लिए सड़क पर पहुंच गया। भैया, ISBT चलेंगे? हाँ चलेंगे ना भैया, 350 रुपया। चलिए। और बस उस ऑटो में बैठते ही उसने इस शहर, इस दुनिया और अपने परिवार से बहुत दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के अपने ख्याल पर मोहर लगा दी। जैसे जैसे वो ऑटो रिक्शा अपनी पूरी स्पीड से ISBT की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उसके दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थीं। मैं ठीक कर रहा हूं ना? हाँ, और क्या। अभी कुछ देर पहले खुद को खत्म ही कर दिया था, उससे तो कहीं ज्यादा ठीक है। भले ही दूर जा रहा हूं, लेकिन वहां से अपने परिवार की मदद तो कर पाऊंगा, खुद एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा।
अपने हिसाब से अपनी दुनिया बसाऊंगा। लेकिन कहां? मैं जाऊंगा कहां? भैया, कहाँ की बस पकड़नी है आपको? क्या? बस कहाँ की पकड़नी है? अरे आप रोड पर ध्यान दीजिए ना। बेचारे ऑटो वाले ने उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन अर्जुन के जहन में वो सवाल अब मानो लाउड स्पीकर की तरह बजने लगा था। कहां जाना है? कहां की बस पकड़नी है? अब किस शहर को अपना शहर कहना है? वो अपने अंदर उठ रहे इन सवालों से परेशान हो ही रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया कि आईएसबीटी पहुंचकर जहां की भी बस सबसे पहले मिलेगी, वही शहर अब मेरा शहर होगा। हाँ, वही शहर अब मेरा शहर होगा। अर्जुन मन ही मन ये तय कर ही रहा था कि इतने में ही ऑटो आईएसबीटी के गेट के अंदर एंटर कर गया और अर्जुन की धड़कनें मानो उस ऑटो से भी कहीं ज्यादा तेजी से भागने लगी। ऑटो वाले ने उसे एंट्री पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया और वो उसे 500 का नोट थमाकर उससे अपने बाकी पैसे वापस लिए बिना ही प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके सामने ग्वालियर को जाने वाली बस खड़ी थी। ग्वालियर के बारे में उसे बस इतना पता था कि वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और खूब सारे किलों और महलों से भरा हुआ है। लेकिन उसने बिना कुछ भी और सोचे या समझे खुद से किए वादे के मुताबिक ग्वालियर का टिकट कटाया और उस बस में जाकर बैठ गया। रात के करीबन 11 बजे थे, जिस वजह से बस में कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। बगल की सीट खाली होने के बावजूद अर्जुन ने बैग को अपनी गोद में समेट कर रख लिया। रखता भी क्यों ना, अब हर सपना उस बैग से ही तो पूरा होने वाला था। वो सारे शौक जो वो एक बड़ा सरकारी अफसर बनने के बाद पूरा करना चाहता था, अब उस बैग से ही तो पूरे होने वाले थे। अब जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, बेहतर होने वाली थी। लेकिन न जाने क्यों अर्जुन के अंदर की उथल पुथल कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ग्वालियर पहुंचते ही किसी अच्छे होटल में चेक इन करना पड़ेगा ताकि इस बैग को सेफ रखा जा सके। फिर किसी अच्छी जगह कोई मकान किराए पर ले लूंगा। लेकिन अगर मकान मालिक की नजर इस बैग पे पड़ गई तो? नहीं, किराए पर नहीं, कोई मकान खरीद ही लूंगा। लेकिन खरीदते वक्त किसी को शक हो गया कि इतना सारा कैश कहां से आया। कोई नया बैंक अकाउंट खुलवा लूंगा, लेकिन उसमें परमानेंट एड्रेस का प्रूफ क्या दूंगा? क्या मुसीबत है। उसे याद आने लगा था वो पल जब वो उस बिल्डिंग की छत से कूदने ही वाला था। जिस बोझ को खत्म करने के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए आगे बढ़ गया था, न जाने क्यों कुछ वैसा ही बोझ उसे अब इस बैग की वजह से महसूस हो रहा था। इतना पैसा पास होने के बावजूद भी वो हल्का महसूस नहीं कर रहा था। मुझे तो लगा था इतने पैसे मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा है। उसके अंदर के सवाल अब उसे परेशान करना शुरू कर ही रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस स्टार्ट होते ही मानो अर्जुन को अपने अंदर एक जोर का धक्का महसूस हुआ और जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, अर्जुन का माथा पसीने से भरने लगा। अभी कुछ ही देर पहले वो वैसे भी अपनी जान देकर यहां से दूर जाने ही वाला था, लेकिन इस तरह दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना उसे मौत से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि इस जिंदगी की बुनियाद ही एक ऐसी चीज पर टिकी थी जो उसकी अपनी नहीं थी। पापा शायद ठीक ही कहते थे, हराम की कमाई कभी भी सुकून नहीं दे सकती। लेकिन अब मैं इसका करूं क्या? जाकर वापस वहीं बिल्डिंग के नीचे रख दूं या पुलिस स्टेशन में जाकर दे आऊं? उसके जहन में उठते इन सवालों के बीच बस आईएसबीटी से बाहर निकल आई थी कि अचानक उसकी नजर वहीं एग्जिट पॉइंट की चाय की टपरी पर खड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी। और न जाने उस पल में उसके दिमाग में क्या आया कि वो अच्छी खासी स्पीड पर चलती बस से कूदकर नीचे गिर गया। पुलिस वाले की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो भागकर उसे उठाने के लिए दौड़ा। ओ भाई ओ, नशे में है क्या? अरे बस रुकवाकर ही उतर जाता। सर, जैसे ही आप नजर आए मैं बिना कुछ सोचे समझे कूद गया। तो मतलब मैं अगर किसी बिल्डिंग से नजर आता तो तू वहां से भी कूद जाता? कूद गया था सर। कहां से?
बिल्डिंग से। बिल्डिंग से? ओए, लगा रखी है क्या? नहीं सर, जिसकी जिंदगी ने लगा रखी है वो क्या ही लगाएगा। ऐसा क्या कर दिया जिंदगी ने तेरे साथ? सर ये बैग। क्या है बैग में? पैसे। कितने पैसे? पता नहीं सर। ओए, तुझे मैं ही मिला हूं इतनी रात में? तेरा बैग और तुझे ही नहीं पता कितने पैसे हैं इसमें? कान छोड़िए सर प्लीज, पूरा बैग पैसों से भरा है। क्या? हाँ सर, और ये मेरा बैग नहीं है। मुझे तो वो एस्टेट रोड पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पे पड़ा हुआ मिला। और तू क्या कर रहा था वहां? सुसाइड करने गया था। जोर से बोल। सुसाइड करने गया था। सुसाइड? जरा ये बैग की चेन खोल। अरे बाप रे, बंद कर इसे और वहां साइड में चल। इंस्पेक्टर फौरन ही अर्जुन को लेकर एक कोने में चला आया ताकि किसी और की नजर बैग पर ना पड़े, और उसने तुरंत अपनी चौकी के कांस्टेबल राणा को फोन लगाया। राणा जी। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा ये बताइए, वो 2 हफ्ते पहले जो खेमचंद ज्वेलर्स के यहां से 5 करोड़ की चोरी हुई थी, उसका कुछ ट्रेस मिला अभी तक? कहाँ मिलिया सर, अभी तक उसी के चक्कर में लगे हैं। अच्छा, मुझे उसके नोट नंबर्स की लिस्ट भेजो जल्दी। कोई लीड मिली क्या सर? आप अभी लिस्ट भेजो, आराम से बताऊंगा। ओके सर। और कुछ ही सेकंड्स में इंस्पेक्टर केशव सिंह के फोन पर मैसेज की बीप सुनाई दी। उसने तुरंत बैग खोलकर नोट्स के सीरियल नंबर अपने फोन पर आए मैसेज से मिलाने शुरू किए, और फिर हैरानी से अपनी आंखें उठाकर अर्जुन से पूछा, भगवान में मानते हो? जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन माथुर। और फैमिली कहां रहती है तुम्हारी? सर लखनऊ में। जोर से। लखनऊ में। सुसाइड करने क्यों गया था? सर यूपीएससी एग्जाम में फेल हो गया हूं 5वीं बार। मुझे अपने फादर का फोन नंबर बताओ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको आपका बैग तो मिल गया है, अब मुझे जाने दीजिए। कहां जाने दीजिए? सुसाइड करने? नंबर बताओ जल्दी। सर प्लीज। अर्जुन की थोड़ी और आनाकानी करने पर इंस्पेक्टर ने उसकी जीन्स की पॉकेट में से उसका फोन खींचकर बाहर निकाल लिया। सर ये गलत कर रहे हैं आप। ओह, तो अब सही गलत तुम समझाओगे हमें? ओहो, फोन भी ऑफ कर रखा है। वेरी गुड। सर प्लीज ऑन मत कीजिएगा। और फोन ऑन होते ही अर्जुन के पिता का कॉल आ गया, जो इंस्पेक्टर केशव सिंह ने बिना किसी देरी के पिक कर लिया। अर्जुन, बेटा अर्जुन। माथुर साहब, मैं इंस्पेक्टर केशव सिंह बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टर मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ है उसे? देखिए, आप घबराइए मत, अर्जुन बिल्कुल ठीक है और इस वक्त मेरे सामने ही है। आप सच बोल रहे हैं ना? मेरी बात करवाइए उससे। रुकिए, मैं फोन को स्पीकर पर डाल रहा हूं। अर्जुन, अर्जुन। जी पापा। बेटा ये क्या मैसेज लिख के भेजा तूने? और तेरा फोन भी ऑफ आ रहा था तब से। तू कहाँ है बच्चे? माथुर साहब, अर्जुन बिल्कुल सेफ है। हाँ, बस थोड़ा सा परेशान हो गया था अपना यूपीएससी का रिजल्ट देखकर। मतलब कि आपका बेटा फिर एक बार यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन आज रात जिंदगी के एक इम्तिहान में लड़के ने ऐसी मेरिट क्लियर की है कि सीधा टॉप रैंकर बनकर निकला है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके बेटे के हाथ आज 5 करोड़ रुपयों से भरा हुआ एक बैग लगा, जिसे लेकर ये कहीं भी जा सकता था, लेकिन बेचारे ने शराफत से इसे लाकर पुलिस को सौंप दिया। इस बैग के मालिक, जो कि इस शहर के बहुत बड़े जूलर हैं, उन्होंने इस बैग के बारे में या इस बैग को चुराने वालों के बारे में कोई भी पुख्ता खबर देने वाले के लिए 15% के रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट की हुई है। तो मतलब साफ सीधे तौर पर आपके बेटे को 75 लाख रुपए मिलने वाले हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए इंस्पेक्टर साहब, हमें बस हमारा बेटा वापस लौटा दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए माथुर साहब, आपका बेटा अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको अपने फोन से मैसेज कर रहा हूं,
आप प्लीज मुझे अपना लखनऊ का एड्रेस भेजिए। जी सर। चलिए, मैं अर्जुन को लखनऊ की बस में बैठाकर आपसे बात करता हूं। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे इंस्पेक्टर साहब। एहसान का तो पता नहीं, लेकिन अर्जुन की नजर जरूर उतार लीजिएगा। लाखों में एक है आपका बेटा। ये बात कहकर इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया और उसमें से अर्जुन के पिता का फोन नंबर नोट कर लिया। जब वो फोन उसे वापस करने लगा तो उसने देखा कि अर्जुन की आंखें भरी हुई हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए अर्जुन, बैठे बिठाए हमारा काम आसान कर देने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने चोरी की वो इस बैग को इस तरह उस बिल्डिंग के पीछे क्यों छोड़ गए। जिस बिल्डिंग की बात तुम कर रहे हो उसका कंस्ट्रक्शन कई महीनों से बंद पड़ा है। क्या पता उन्हें लगा हो कि यहां कोई आएगा नहीं तो इसे यहीं छोड़ दिया जाए, या फिर शायद वो लोग इसके चक्कर में ही आपस में लड़ मर गए हों और ये बैग वहीं पड़ा रह गया हो। खैर, तुम इस सब की फिक्र मत करो, ये सब पता लगाना अब हमारा काम है। तुम वो लखनऊ की बस पकड़ो, शायद आज रात की आखिरी बस है, और आराम से घर पहुंचो। और हां, अब फोन स्विच ऑफ मत करना, वरना लखनऊ आकर ही अरेस्ट कर लूंगा। बिल्कुल नहीं सर, अब कभी स्विच ऑफ नहीं होगा। गुड। और हां, तुम्हें कुछ दिन बाद बस यहां अपना चेक रिसीव करने आना पड़ेगा। जी सर। क्या करोगे इतने पैसे का? पता नहीं सर, शायद सबसे पहले वो गांव की जमीन जो मेरी तैयारी की वजह से बेचनी पड़ी थी उसे वापस लूंगा, फिर कोई नई शुरुआत करूंगा। बिल्कुल करोगे, बस नई शुरुआत नए अर्जुन की तरह करना। जिस पुराने अर्जुन को आज मारने के लिए निकले थे उसे यहीं इस शहर में दफना कर जाना। कोशिश करूंगा सर। जाओ, बस छूटने का टाइम हो गया है। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सर। और अर्जुन ने लखनऊ को जाने वाली उस आखिरी बस में बैठकर हमेशा के लिए उस शहर को अलविदा कह दिया। एक लंबे अरसे बाद उसे अपने जहन का बोझ कुछ हल्का मालूम पड़ रहा था और उसे यह समझ में आ रहा था कि इस जिंदगी में बोझ का खत्म होना लगभग नामुमकिन है। खुद को खत्म करके या सबसे दूर भागकर इस बोझ को खत्म कर देने का ख्याल तो अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी का असली सुकून उसके बोझ के हल्के होने में है, ना कि उसे खत्म कर देने में। क्योंकि कुछ बोझ खत्म ना हो तो ही अच्छे हैं। ये कविता, ये पंक्तियां, ये शब्द उस हर व्यक्ति को समर्पित जो आज कुछ पाने, कुछ बेहतर हो जाने की कोशिश में जी जान से जुटा है। आज शायद वक्त थोड़ा कठिन महसूस होता हो, शायद उम्मीद की कोई किरण भी ना दिखती हो, लेकिन एक बात तय है कि अगर सामर्थ्य, विश्वास और लगन का पटका अपने सर पर बांधकर निकल चुके हो तो वक्त के बदलने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस देखता तुझा, एक वक्त वो भी आएगा। देखता तुझा, एक वक्त वो भी आएगा। न धूप आज भी खिली है, हार फिर से मिली, विश्वास की वो नींव मानो आज फिर से हिली। चल छोड़ अब विलाप तू, ईश्वर का है प्रताप तू, तेरी विजय का ध्वज एक दिन तू ही तो लहराएगा। स्वीकार लेगा ये जहां, न तुझसा है कोई यहां। देखता तुझा, एक वक्त वो भी आएगा। थोते चने हैं बज रहे, अर्शों पे आज सज रहे, बस याद रख विश्वास का ऊंचा सदा ही ध्वज रहे। देख कोयले जगने लगी, वो सुबह भी उगने लगी, अंधेर रात बाद ही तो सूर्य खिल के आएगा। चमक उठेगा जग में तू, धधक उठेगा सब में तू,
देखता तुझा एक वक्त वो भी आएगा। अब मान मत न हार तू, बस लक्ष्य को निहार तू। खोल कर भुजा प्रबल, कर एक आखिरी प्रहार तू। मत भाग धीमी चाल चल, हृदय का भय निकाल चल। संघर्ष का ये रण तेरा ताप ही जिताएगा। वो होगा शंखनाद जब झुके दिखेंगे शीश सब। देखता तुझा एक वक्त वो भी आएगा। है भय भला किस बात में, तूफान में या रात में। निश्चित ही होगा पार तू गर है तेरे वो साथ में। कल ब्रह्म सत्य आज है, तेरा धर्म कर्म काज है। इस क्षण में किया श्रम ही तुझे शीर्ष तक पहुंचाएगा। लिए हाथों में मशाल तू, बनेगा एक मिसाल तू। देखता तुझा एक वक्त वो भी आएगा। देखता तुझा एक वक्त वो भी आएगा। कहानी है एक शहर की। वो शहर जो आज किसी तरह बड़ी मुश्किल से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। नींद आती भी कैसे? आज फिर इस शहर के कुछ बेटों ने उसकी एक मासूम बेटी पर हैवानियत बरपाई थी। फिर से एक लड़की की इज्जत तार तार हुई थी। दिन भर उस लड़की के बलात्कार की खबरें हर तरफ गर्म थी। रेप फिर से एक बज़वर्ड बन गया था। पूरा दिन हर बात घूम फिर कर उस लड़की के रेप पर ही आ रही थी। लेकिन रात होते होते सबके मुंह थक गए, सबके हौसले और जुबान ढीले पड़ने लगे और सब अपने अपने बिस्तरों में कल की नई ताजा खबरों के लिए खुद को तैयार करने के लिए चले गए। कुछ उसी वक्त इस शहर की एक हाई राइज सोसाइटी के बेसमेंट में एक कार दाखिल हुई। थोड़े से अंधेरे और काफी सन्नाटे से भरे उस बेसमेंट में जब वो गाड़ी पार्क हुई तो उसमें से निकला सिगरेट फूंकता हुआ और हल्के से नशे में मदहोश एक नौजवान। उसने अपनी गाड़ी को लॉक किया और चाबी जेब में डालकर लिफ्ट की तरफ चलने लगा। बियर का नशा उतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन इतना था कि उसे मुस्कुराने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ रही थी। चेहरे पर वो बेवजह हल्की मुस्कुराहट लिए वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ जो मानो उसी के इंतजार में बेसमेंट पर खड़ी थी। अंदर आकर उसने 18वीं मंजिल का बटन दबाया और फिर फुर्सत से अपनी सिगरेट का एक कश लिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अचानक उसे लिफ्ट की तरफ तेजी से बढ़ते हुए किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, उसने खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबा दिया। और तभी उस हल्के अंधेरे से भरे बेसमेंट से निकलकर आया एक रोशन चेहरा। वो लड़की किसी तरह भागकर लिफ्ट में ऐसे दाखिल हुई जैसे वो लिफ्ट नहीं बल्कि मुंबई की आखिरी लोकल या दिल्ली की आखिरी मेट्रो थी। उसने अंदर आते ही सबसे पहले 17वीं मंजिल का बटन दबाया। फिर शायद वो लड़के को थैंक यू बोलने के लिए उसकी तरफ मुड़ी ही थी कि उसे सबसे पहले उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट दिखी, फिर उससे निकलता धुआं दिखा और फिर उसकी नशीली आंखें दिखाई दी। ये सब देखने के बाद उसने अपना थैंक यू वापस अपने गले में ही डिपॉजिट रखना बेहतर समझा। लड़के को थोड़ी शर्म महसूस हुई तो उसने फौरन अपनी सिगरेट बाहर फेंक दी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि लड़की ने एक बार फिर मुड़कर लड़के की तरफ देखा। लिफ्ट में फैली सिगरेट की बू और उसके मुंह से आती शराब की महक को महसूस किया और फिर अचानक लिफ्ट के पैनल की तरफ बढ़कर सभी फ्लोर्स के बटन दबा दिए। लड़का पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर यह देखकर अचानक ही उसकी हंसी छूट गई। May I know what's so funny in here? नथिंग।
बस अपने बारे में एक नया परसेप्शन जानने को मिला है आज। मतलब जब स्कूल में था तब क्लास में सब लोग किताबी कीड़ा बुलाया करते थे। फिर कॉलेज में आया तो लड़कियां हाय शाय बाय बुलाने लगी, क्योंकि मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं कर पाता था और मेरी हाय और बाय के बीच में बस मेरा शर्माना ही हुआ करता था। और इसी वजह से ऑफिस में तो सबने मेरा नाम ही शर्मा शर्मीला रख दिया। लेकिन लाइफ में पहली बार है कि किसी ने मुझे एक वहशी बलात्कारी की नजर से देखा है। वेल, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो रेपिस्ट है। वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट आवर सेफ्टी, राइट? एंड यू रियली थिंक दैट ये बटन्स प्रेस करने से और लिफ्ट के हर फ्लोर पर रुकने से यू विल बी सेफ? ऑफ कोर्स, people are so aware and cautious towards women's safety now that they can go to any extent to save a woman's pride. ये बात सुनकर फिर एक बार उसकी हंसी छूट गई, जो कि लड़की को पिछली बार से भी कहीं ज्यादा चुभी। इससे पहले वो कुछ और कहती, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई और उसका दरवाजा खुलने लगा। तभी अचानक से लड़के के मन में कुछ ख्याल आया और उसने फौरन दरवाजे के पास जाकर उसे बंद होने से रोक लिया और लड़की से कहा, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम? हाँ, एक छोटा सा गेम, द गेम ऑफ एजम्पशन। एज्यूम करते हैं कि तुम्हारे साथ आज इस लिफ्ट में वाकई में रेप हो रहा है। अब वैसे भी यहां से ऊपर हर फ्लोर पर ये लिफ्ट रुकने वाली है, राइट? तो जैसे ही लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर रुकेगी, तुम जितना जोर से चिल्ला सकती हो चिल्लाना, एज इफ यू आर एक्चुअली बीइंग रेप्ड। और फिर हम देखेंगे कि आज रात इस बिल्डिंग में कितने लोग तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। वो एक पल को तो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स तक सोचने के बाद उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है। गुड। लेकिन इस गेम के बस 2 रूल्स होंगे। पहला ये कि तुम उस कॉर्नर में जाकर चिल्लाओगी, क्योंकि अगर मैं या कोई भी और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो ही विल डेफिनेटली ड्रैग यू टू दैट कॉर्नर। ओके। और दूसरा रूल ये कि तुम अपने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाओगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आदमी सबसे पहले औरत का मुंह बंद करने या गला घोटकर उसकी आवाज दबाने की कोशिश करता है, राइट? राइट। तो ठीक है, फिर अब देखते हैं कि आज इस बिल्डिंग के कितने लोग तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए दौड़े दौड़े यहां आएंगे। डन। अब लड़का अंदर आ गया और लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे। लड़की ने अपना बैग एक तरफ रख दिया और अपने कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। रूल के अकॉर्डिंग उसने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया और एक गहरी सांस भरकर चिल्लाने के लिए तैयार हो गई। और अब वो दोनों ही बेसब्री से इंतजार करने लगे लिफ्ट के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने का। और जैसे ही लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची, उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, हेल्प! हेल्प! कोई बचाओ! कोई है? हेल्प! 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 कोई है? हेल्प! लड़का लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया और कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे। लड़की मायूस हो गई, लेकिन ज्यादा वक्त गंवाए बिना उसने सांस भरकर खुद को अब अगले फ्लोर के लिए तैयार किया और लड़के ने मुस्कुराकर उसे इशारे से पहले राउंड का स्कोर दिखाया। जैसे ही लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर पहुंची, उसने फिर एक बार चिल्लाना शुरू किया, बचाओ मुझे! कोई है? हेल्प! कोई है? हेल्प! प्लीज हेल्प मी! कोई है क्या यहाँ? प्लीज हेल्प! सेव मी समबडी! और फिर एक बार लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे। दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं दिखाई दिया। लड़के ने फिर एक बार उसे इशारे से अपडेटेड स्कोर दिखाया और वो फिर अगले फ्लोर के लिए खुद को तैयार करने लगी। लिफ्ट के थर्ड फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही लड़के ने उसे मुंह पर से हाथ हटाने का इशारा किया, शायद इस उम्मीद से कि इस बार उसकी तेज आवाज सुनकर वाकई में कोई आ जाए। और इतने में ही लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर खुल गई। हेल्प! हेल्प! समबडी प्लीज हेल्प! बचाओ! बचाओ! और तभी अचानक लड़के को एक अपार्टमेंट के लिविंग रूम की लाइट स्विच ऑन होते हुए दिखी। हे, वहां से कोई आ रहा है शायद। रियली? अरे तुम चिल्लाती रहो। हेल्प! हेल्प! समबडी प्लीज हेल्प! बचाओ!
और इतने में ही फिर एक बार लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। उसने फिर एक बार उसे अपडेटेड स्कोर दिखाया और वो फिर एक बार अगले फ्लोर के लिए खुद को तैयार करने लगी। लेकिन किसी भी फ्लोर पर कुछ भी अलग नहीं हुआ। दरवाजे खुलते ही वो पूरी ताकत से चिल्लाती और दरवाजे बंद होते देख फिर एक बार मायूस होकर अपने कोने में सिमटकर खड़ी हो जाती। चौथे, पांचवें, छठे, हर फ्लोर पर यही हुआ और सातवां फ्लोर आते आते उसने हार मान ली। उसके चेहरे पर उसकी हार से ज्यादा उसका विश्वास और उसकी उम्मीद टूटने का दर्द दिख रहा था। तुम्हें क्या लगा था कि लोग भागते दौड़ते हुए आएंगे तुम्हें बचाने के लिए? जिस अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की बात तुम कर रही थी ना, वो बातें केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और इंस्टाग्राम पर लिखी हुई अच्छी लगती हैं। ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड सोशलाइज्ड और सिविलाइज्ड लोग हैं ना, ये घर से बाहर निकलते वक्त जिस च्युइंगम को सड़क पर थूक कर जाते हैं, शाम को जब वही च्युइंगम इनके पैरों में चिपक कर वापस इन्हीं के घर में आती है तो ये व्हेन वुड दीस पीपल इंप्रूव बोलकर सारी गलती दुनिया की निकाल देते हैं। आज रात तुम्हारे साथ यहां कुछ हो जाए तो यही लोग कल सुबह तुम्हारे फ्लैट में झांक झांक कर तमाशा देखेंगे। लंच और कॉफी ब्रेक्स में अपने सो कॉल्ड अवेयर और कंसर्न कलीग्स के साथ तुम्हारा केस डिस्कस करेंगे। और फिर जब रात को डिनर टाइम में न्यूज और मीडिया तुम्हारी बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा होगा, तब ये भी उनकी आवाज में आवाज मिलाकर गवर्नमेंट और पुलिस की नाकामी पर अपनी एक विशेष टिप्पणी देकर गुड नाइट हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जब ये वाकई में कुछ कर सकते हैं, तब इनमें से एक भी बाहर नहीं निकलेगा। यू नो व्हाट आई फील टिल द टाइम इस देश और इनफैक्ट इस दुनिया की औरतें जब तक अपने आसपास के आदमियों पर डिपेंडेंट रहेंगी, तब तक उनके साथ यही होता रहेगा। आई होप यू वर्क समवेयर, राइट? या तो अपने ऑफिस को ही ले लो। इफ यू सीक सम फेवर फ्रॉम एनी ऑफ योर टीम मेंबर और अ सीनियर और शो हिम दैट यू आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर कंप्लीटिंग सम टास्क, तो कुछ टाइम तक तो सब ठीक रहेगा। बट आफ्टर अ पॉइंट अगर ये रोज की बात हो गई तो उस आदमी में एक अलग सा डोमिनेंस आ जाएगा, स्पेशली तुम्हारे साथ, बिकॉज नाउ ही नोज कि उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। एंड दिस इज हाउ वी ऑल ह्यूमंस बिहेव। तो एक वक्त था जब इस देश में औरतें वॉरियर्स, मिनिस्टर्स और क्वींस तक हुई। बट देन द अबला नारी फेज ऑफ द वुमेन इमर्ज्ड when she started seeking protection from her father, her husband, her brother, her son or any other man she could find around. और फिर यही डिपेंडेंसी खुद औरतों पर भारी पड़ गई। So I strongly feel that till the time you do not learn how to hit the bastards below the belt and protect your own self, nothing much is going to change. वो एकदम ध्यान से उसकी बात सुन रही थी कि अचानक ही 14वें फ्लोर पर पहुंचने से पहले लिफ्ट की लाइट चली गई। शिट, अब ये क्या हुआ? अरे डोंट वरी, दे मस्ट बी चेंजिंग द फेज। अभी 1-2 मिनट में ही वापस आ जाएगी। तब तक एक काम करते हैं, अपने फोन से ही काम चलाते हैं। उन दोनों ने अपने फोन की लाइट ऑन कर ली और तभी लड़के ने नोटिस किया कि वो पहले से भी कहीं ज्यादा घबराई हुई है। ये क्या, तुम तो अब भी घबराई हुई हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो 13 फ्लोर्स तक मुझे अच्छा भला चांस मिला था। और वैसे भी किसी बहुत बड़े कवि ने कहा है कि जिसके मन में हो मैल, अ मोमेंट इज एनफ फॉर हिम टू शो यू द हेल। अच्छा, एक बात बताओ, सिंस नाउ आई हैव वन द गेम, तो मुझे क्या मिलने वाला है? What do you want? See, this coming Saturday I'm single and I'm free. Oh my. This shy boy is asking me out for a date. Oh, what's wrong in that? और इतने में ही लिफ्ट की लाइट वापस आ गई। देखा, डेट के नाम पर लाइट भी आ गई। उन दोनों के बीच के डर की जगह अब एक हल्की सी मुस्कुराहट ने ले ली थी। इससे पहले कि वो एक दूसरे से कुछ और कहते, उन्हें एहसास हुआ कि लिफ्ट रीस्टार्ट होकर वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगी है। अरे यार, अब ये पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाएगी, फिर वहां जाकर तुम सारे बटन्स प्रेस करोगी और फिर से हमें आधा घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में। नहीं, डोंट वरी, अब की बार नो सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, इतना विश्वास हो गया मुझ पर? उसने उसकी इस बात के जवाब में बस मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली। वैसे आई नेवर सॉ यू हियर बिफोर। Yeah, I just shifted here with my parents last week.
चलो एटलीस्ट इस लिफ्ट ने एक काम तो अच्छा किया कि आज तुमसे मिलवा दिया। एग्जैक्टली। सोसाइटी के किसी बोरिंग से कल्चरल गेट टुगेदर में मिलने से तो दिस वन इज फार बेटर। एटलीस्ट आई नो यू वेल इनफ नाउ। यू नो मी नाउ। एंड व्हाट इफ आई रेप यू नाउ? उसने पास जाकर अपने दोनों हाथों से उसे घेर लिया। No, you can't. Why so? Because now I very well know how to hit the bastards below the belt. And I know I have to do it by myself. वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इतने करीब कि अब उन्हें एक दूसरे की सांसें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। और धीरे धीरे उनके होंठ एक दूसरे से टकराने ही लगे थे कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई और उसका दरवाजा खुलते ही उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। फ्रीज! लड़के ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और वो खत्म हो चुका था और वो सुन्न पड़ गई थी। शायद बस यही सोच रही थी कि आखिर ये हुआ क्या। हुआ यूं था कि थर्ड फ्लोर के उस अपार्टमेंट में वो जो लाइट जली थी उसे जलाने वाले अग्रवाल जी ने लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनते ही तुरंत सोसाइटी के गार्ड ऑफिस में फोन लगाया। सिंह साहब, मैं E302 से अग्रवाल बोल रहा हूं। यहां E ब्लॉक की लिफ्ट में कुछ गड़बड़ चल रही है। मतलब सर? अरे किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लिफ्ट अब ऊपर की तरफ निकल चुकी है। आप तुरंत पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को फोन लगाइए। मुझे लगता है यहाँ कुछ सीरियस मैटर हो गया है। जी सर। और गार्ड सुपरवाइजर ने तुरंत पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को कांटेक्ट करके उन्हें फौरन वहां आने के लिए कहा। आज दिन भर उसे एक रेप केस की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर जो सवाल उठ रहे थे वो अब इस एक और हादसे के साथ कई गुना बढ़ने वाले थे। शायद इसीलिए बिना किसी देरी के करीबन 5 मिनट में पुलिस वैन भी वहां पहुंच गई। आपने लिफ्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की? सर वो लिफ्ट कैमरा कल रात से खराब पड़ा है। टेक्नीशियन को बोले थे आने के लिए पर डैम इट, लिफ्ट को रोका आपने? जी सर, इमरजेंसी हाल्ट दे दिया है। इस वक्त लिफ्ट 13वें और 14वें फ्लोर के बीच में है। इसे वापस ग्राउंड फ्लोर पर ला सकते हैं? जी सर, रिसेट करना पड़ेगा। डू इट फास्ट। रीसेट होते ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ आने लगी और इतने में ही इंस्पेक्टर राजवीर के फोन पर एसपी साहब का कॉल आया। राजवीर, तुमने कॉल किया था? जी सर, यहाँ पर्ल रेजिडेंसी में अटेम्प्ट टू रेप की न्यूज मिली है सर। आई थॉट आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं। हम लोग बस अभी पहुंचे हैं यहाँ। क्या बात कर रहे हो? जी सर, इट्स हैपनिंग इन द लिफ्ट। लिफ्ट को वापस ग्राउंड फ्लोर पर ला रहे हैं। वी ऑल हैव टेकन आवर गार्ड्स। गुड। याद रहे राजवीर, मुझे आज इस शहर में एक और रेप नहीं चाहिए। आप ऑर्डर दीजिए सर। फर्स्ट कंफर्म इफ इट्स ट्रू एंड इफ इट इज जस्ट गेट द बास्टर्ड डाउन। सर। एक गहरी सांस भरकर इंस्पेक्टर राजवीर रौठान ने खुद को तैयार किया और इंतजार करने लगा लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने का। उसके जहन में वो सभी आवाजें गूंजने लगी जिन्होंने आज दिन भर में पुलिस डिपार्टमेंट पर कई तरह के सवालिया निशान उठाए थे। वो किसी तरह अपने अंदर की उथल पुथल पर से ध्यान हटाकर लिफ्ट के खुलने का इंतजार करने लगा और लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर खुलते ही जैसे ही उसने लड़के को उस कोने में लड़की को घेरे हुए देखा, फ्रीज! He got the bastard down. A cold-blooded rapist shot dead in a high-rise society of the city. The woman is still in the trauma of rape. Now you call it the citizenship behavior of the residents of the society or spontaneity of our police force that saved the life and pride of that girl. But one thing is for sure, that whenever a woman steps out of her house
to find a place in this patriarchal world, there are always some wolves, always some beasts who are waiting in the woods.